कैसे हैं आप सब? तो डिस्कस कर रहे हैं इसका 7th पार्ट जो पार्लियामेंट का स्टार्ट करते हैं विद द मनी बिल। लास्ट वीडियो जो 6 पार्ट है हम इसके कंप्लीट कर चुके हैं पार्लियामेंट में। अब स्टार्ट करते हैं विद द मनी बिल। तो जो आर्टिकल 110 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है विद द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये स्टेट करता है कि जो बिल है उसे कंसिडर किया जाता है मनी बिल अगर वो कंटेन करता है ओनली, ये वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, जो प्रोविजंस हैं डीलिंग विद ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर, कि इनमें से कोई भी मैटर या सारे प्रोविज़न को जो फुलफिल करता है कि वो ही जो बिल है उसे मनी बिल कंसिडर किया जाएगा। ये आर्टिकल 110 में दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो फर्स्ट है कि इम्पोजिशन, एबोलिशन, रेमिशन, ऑल्ट्रेशन या रेगुलेशन किसी भी टैक्स का, एनी टैक्स का इम्पोर्टेंट है तो वो सभी मनी बिल के अंदर आएगा। रेगुलेशन की बोरोइंग ऑफ मनी यूनियन गवर्नमेंट द्वारा, और जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसकी जो कस्टडी है, और जो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है उसकी कस्टडी, जो पेमेंट ऑफ मनी है इनटू और विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम एनी सच अकाउंट, कि इन जो फंड्स हैं इनकी की जो भी कस्टडी की किसके पास रखा होता है, ये कि जो देख रेख का काम होता है उनकी कस्टडी प्लस पेमेंट ऑफ मनी की उसमें, और ये उससे निकालना, ये सभी मनी बिल के अंडर आता है। फोर्थ है कि अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। फिफ्थ है कि डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर, जो चार्ज होता है ये कंसोलिडेटेड ऑफ फंड ऑफ इंडिया से, और यह उस जो भी एक्सपेंडिचर है उसे अगर इंक्रीज़ करना है वो भी इसके अंडर ही आएगा। और ये सभी जो टर्म है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266, 267 ये हम आगे डिस्कस करेंगे। और जो अप्रोप्रिएशन बिल है ये भी ये 6th आता है कि रिसीट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, की जो भी इनकम होती है जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आती है वो भी, और जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में आता है वो भी, एंड द कस्टडी और इशू सच मनी और द ऑडिट जो होता है इन अकाउंट का यूनियन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का, उन दोनों का, ये सभी जो 6 मैटर्स हैं सारे ये आते हैं। 7th है कि कोई भी मैटर इंसिडेंटल टू द एनी ऑफ द मैटर जो ऊपर प्रिस्क्राइब किए गए हैं, ये सभी मैटर मनी बिल के अंडर आते हैं। हाउएवर बिल को कंसिडर नहीं किया जाता है मनी बिल बाय द फॉलोइंग रीज़न ओनली, अगर यही चीज़ें होती हैं तो उसे मनी बिल कंसिडर नहीं किया जाएगा। फर्स्ट कि इम्पोजिशन ऑफ फाइन और अदर पिक्यूनरी पेनल्टीज़, की पिक्यूनरी बेसिकली मनी रिलेटेड जो भी पेनल्टीज़ हैं, फाइन है, अगर उसका इम्पोजिशन होता है तो वो मनी बिल के अंडर नहीं आएगा। कि डिमांड या पेमेंट किसी भी फीस का, लाइसेंस के रिगार्डिंग या फीस फॉर सर्विस, वो इसके अंदर नहीं आता है, तो आप ध्यान रखें। और इसमें आ रहा है ऊपर भी और देखा है कि इनमें से कोई भी अगर फुलफिल होती है तब। थर्ड है कि इम्पोजिशन, एबोलिशन, रेमिशन, ऑल्ट्रेशन किसी भी टैक्स का जो हमने देखा था, लेकिन अगर वो किसी लोकल अथॉरिटी से होता है या किसी लोकल पर्पज से होता है किसी बॉडी द्वारा, तो ये भी मनी बिल के अंडर में नहीं आएगा। तो हमने 3 देखे। फर्स्ट है कि कोई भी फाइन या पिक्यूनरी पेनल्टीज़ वो नहीं आएगा। सेकंड है कि लाइसेंस के रिगार्डिंग जो भी फ़ीस होती हैं या सर्विस के रिगार्डिंग फ़ीस वो इसके अंदर नहीं आएंगी। थर्ड हमने देखा कि जो हमने फर्स्ट पॉइंट मनी बिल में पढ़ा था कि इम्पोजिशन, ऑल्ट्रेशन, रेमिशन किसी भी टैक्स का, लेकिन यहाँ पे दिया है कि अगर कोई भी लोकल अथॉरिटी द्वारा ये काम किया गया या लोकल पर्पज़ के लिए किसी बॉडी द्वारा किया गया तो वो मनी बिल के अंदर नहीं आएगा। और इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है, तो जो डिसीजन होता है स्पीकर का ऑफ द लोकसभा वो फाइनल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड। और जो इसका डिस्क्रिप्शन है इस रिगार्ड में वो कोर्ट ऑफ लॉ में या किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में या प्रेसिडेंट के सामने भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। और जब मनी बिल ट्रांसमिट किया जाता है राज्यसभा में रिकमेंडेशन के लिए, तो उन्हें जो प्रेसिडेंट किया जाता है या पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट्स के सामने फॉर द एसेंट जो स्पीकर साहब होते हैं उसे एडोस करते हैं, साइन करते हैं एज अ मनी बिल। जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक स्पेशल प्रोसीजर दिया है फॉर पासिंग ऑफ मनी बिल पार्लियामेंट में, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में जो 5 स्टेप्स पढ़े हैं फॉर द पासिंग ऑफ ऑर्डिनरी बिल, ऐसे ही जो मनी बिल होता है उसका एक स्पेशल प्रोसीजर है कि जो मनी बिल है तो वो ओनली, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये केवल इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में। हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में जो ऑर्डिनरी बिल है वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है बाय एनी मेंबर, कि प्राइवेट मेंबर या गवर्नमेंट बिल हो या पब्लिक मेंबर हो, लेकिन जो मनी बिल है वो केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। और किसकी रिकमेंडेशन पे? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। और जो ऐसे बिल होते हैं वो कंसिडर किए जाते हैं एज अ गवर्नमेंट बिल और इंट्रोड्यूस होते हैं ओनली बाय अ मिनिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट।
आगे हम टेबल में भी डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि जब मेन बिल लोकसभा द्वारा पास कर दिया जाता है तो वो राज्यसभा में जाता है उनकी कंसिडरेशन के लिए, और जो राज्यसभा है और उसकी रिस्ट्रिक्टिव पावर है विद रिगार्ड टू द मनी बिल। तो क्या है कि इट कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड द मनी बिल, कि राज्यसभा ना ही रिजेक्ट कर सकती है ना अमेंड कर सकते हैं मनी बिल। तो इसे आप ऐसे याद रखें ट्रिक से, RNA। तो राज्यसभा नादर रिजेक्ट नोर अमेंड, तो ये बार बार अपने माइंड में आप ध्यान रखेंगे कि ना ही वो रिजेक्ट कर सकती है ना ही अमेंड कर सकती है, वो केवल रिकमेंडेशन दे सकती है और रिटर्न करना होगा उसे बिल को लोकसभा में विद इन 14 डेज, वेदर विद और विदाउट रिकमेंडेशन। तो लेकिन 14 दिन में रिटर्न करना ही करना है। और जो लोकसभा है वो अदर एक्सेप्ट कर सकती है और या रिजेक्ट कर सकती है सभी या किसी भी रिकमेंडेशन को जो लोकसभा वो जो राज्यसभा द्वारा लोकसभा को दी गई हैं रिगार्डिंग मनी बिल। और अगर लोकसभा ने एक्सेप्ट कर ली वो रिकमेंडेशन तो जो बिल है उसे कंसिडर किया जाए कि वो पास हो चुका है दोनों हाउस द्वारा इस मॉडिफाइड फॉर्म में जो अमेंडमेंट कंसिडर किए गए हैं। अगर दूसरा केस क्या बनता है, अगर लोकसभा ने एक्सेप्ट नहीं की गई कोई भी रिकमेंडेशन तब भी बिल पास किया जाता है और ये कंसिडर किया करिए कि दोनों हाउस द्वारा उसे पास कर दिया गया है। और किस फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में जो लोकसभा ने पास किया था, बिकॉज जो भी रिकमेंडेशन है राज्यसभा की वो मानी नहीं गई है। तो जो लोकसभा की रिकमेंडेशन थी जो भी था बिल में वही रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन द फॉर्म ओरिजिनली पास बाय द लोकसभा विदाउट एनी चेंज। तो यहाँ तक आपको पूरा ही ये क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो राज्यसभा है अगर रिटर्न नहीं करती राज्यसभा लोकसभा में जो बिल है मनी बिल 14 दिन के अंदर, तो क्या होता है। तो जो बिल है उसे कंसिडर किया जाता है कि वो पास कर दिया गया दोनों हाउस द्वारा इन द फॉर्म जो ओरिजिनली लोकसभा ने पास किया था। तो इस केस में भी अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर वापस नहीं करती है बिल को तो उस केस में भी बिल को पास ही कंसिडर किया जाएगा जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म थी जो लोकसभा ने बनाया था उस फॉर्म में। थर्ड जो लोकसभा है उसकी ज़्यादा पावर है देन द राज्यसभा विद रिगार्ड टू मनी बिल के रिगार्डिंग में। दूसरी तरफ कहें कि दोनों हाउस की इक्वल पावर है विद रिगार्ड टू ऑर्डिनरी बिल की। ऑर्डिनरी बिल में हमने पहले भी देखा है प्रीवियस वीडियो में कि जो ऑर्डिनरी बिल का जो प्रोसीजर है दोनों ही हाउस में सेम है और इक्वल पावर शेयर है दोनों की। लेकिन जो मनी बिल के रिगार्डिंग है लोकसभा हैज़ मोर पावर देन द राज्यसभा। फाइनली जो मनी बिल है वो प्रेसिडेंट साहब को दिया जाता है। वो इम्पोर्टेंट क्या है कि ही में आइदर गिव हिज एसेंट टू द बिल और विद होल्ड एसेंट टू द बिल बट कैन नॉट रिटर्न द बिल फॉर रिकन्सिडरेशन। तो अब एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे माइंड में बार बार, ये ऑब्जेक्टिव में भी आपको हेल्प करेगा कि प्रेसिडेंट साहब मनी बिल को या तो हाँ कर सकते हैं या ना कर सकते हैं। तो ये चीज़ जब हल्की सी भी आप माइंड में रखेंगे कि या तो हाँ कर सकते हैं या ना कर सकते हैं। हाँ मीन्स एसेंट दे सकते हैं, ना मीन्स विद होल्ड कर सकते हैं अपना एसेंट, लेकिन रिकन्सिडर के लिए उसे भेज नहीं कर सकते। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि प्रेसिडेंट साहब बिल को हाँ कर सकते हैं या ना कर सकते हैं मनी बिल को, लेकिन उसे रिकन्सिडर के लिए नहीं भेज सकते। नॉर्मली जो प्रेसिडेंट है वो एसेंट दे ही देते हैं मनी बिल को बिकॉज वो इंट्रोड्यूस ही जो पार्लियामेंट में हमने ऊपर देखा है होता है उनकी प्रायर रिकमेंडेशन के बाद ही। अब डिफरेंट जो टेबल आगे देखेंगे उसमें प्रोसीजर का मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल के क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं फाइनेंशियल बिल। जो फाइनेंशियल बिल वो होते हैं जो फिजिकल मैटर्स का जो भी मैटर होता है वो डील करते हैं, डेट इज़ रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। कि हम इकोनॉमिक में भी देखा है हमने फिजिकल पॉलिसी की जो भी एक्सपेंडिचर जो भी गवर्नमेंट को रेज करनी होती है मनी की जो भी एक्सपेंडिचर करने के रिगार्डिंग डेट्स आवर फिजिकल पॉलिसी। तो वहीं से ये टर्म्स निकल के आई हैं कि जो भी फिजिकल मैटर के रिगार्डिंग जो बिल होते हैं डेट इज़ की रेवेन्यू कितना है और एक्सपेंडिचर, तो वो सारे फाइनेंशियल बिल कहलाते हैं। हाउएवर जो कॉन्स्टिट्यूशन यूज़ करता है फाइनेंशियल बिल एक टेक्निकल सेंस में, फाइनेंशियल बिल 3 काइंड के होते हैं, फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल जो बिल 2 और एक मनी बिल जो ऑलरेडी देख चुके हैं। मनी बिल आर्टिकल 110 देख चुके हैं। फाइनेंशियल बिल 1 जो आर्टिकल 117 में आता है फर्स्ट क्लोज, और आर्टिकल 117 का थर्ड क्लोज जो फाइनेंशियल बिल सेकेंड में आता है। और ये क्लासिफिकेशन इम्प्लाई करता है कि जो मनी बिल है वो सिंपली एक स्पेसीज है ऑफ फाइनेंशियल बिल। बेसिकली बताया क्या चाह रहे हैं कि जो सभी मनी बिल है वो फाइनेंशियल बिल होते हैं। तो बेसिकली ये फाइनेंशियल बिल जो है एक बड़ा सर्कल हो गया और जो मनी बिल हो गया वो ये आ गया कि मनी बिल तो इसके अंदर एक सर्कल स्मॉल सर्कल। तो आप समझ सकते हैं कि जो सभी मनी बिल है वो फाइनेंशियल बिल होते हैं, लेकिन जो सभी फाइनेंशियल बिल हैं वो मनी बिल नहीं होते बिकॉज कि इतना जो शेडेड पोर्शन है वो मनी बिल में नहीं आ रहा है। तो इससे आपको ये इमेज से
ध्यान रखिएगा कि जो सभी मनी बिल होते हैं फाइनेंशियल बिल होते हैं, लेकिन जो सभी फाइनेंशियल बिल होते हैं वो मनी बिल नहीं होते। और आप कॉमन सेंस से भी इसे देख सकते हैं कि जो फाइनेंशियल बिल होता है उसमें सभी फिजिकल मैटर होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के, लेकिन मनी बिल में जो हमने ऊपर जो 7 मैटर्स देखे हैं केवल वही होते हैं, और उनके 3 नीचे एक्सेप्शन जो नहीं होते। हमने देखा था कि जो भी पेनल्टीज़ के रिगार्डिंग और जो टैक्सेशन लोकल बॉडीज़ द्वारा वो नहीं होते। और इसमें दिया कि ओनली दोज फाइनेंशियल बिल आर मनी बिल, कि केवल वही फाइनेंशियल बिल मनी बिल होते हैं जो एक्सक्लूसिवली मेंशन है हमारे आर्टिकल 107 में, जो भी आपको बताया रहा था मैं कि जो 7 मैटर्स हैं में एंड दे ऑल्सो सर्टिफाइड किए जाते हैं जो स्पीकर है लोकसभा का एज अ मनी बिल। और जो फाइनेंशियल बिल 1 और 2 है ऑन द अदर हैंड वो डील करता है आर्टिकल 117 जो हमारे संविधान के अंदर है। अब जो टेबल हम कह रहे थे ऊपर कि वो डिस्कस कर लेते हैं ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल का डिफरेंस। ऑर्डिनरी बिल क्या है कि कैन बी इंट्रोड्यूस, कि ये लोकसभा और राज्यसभा में किसी में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन मनी बिल केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा के अंदर नहीं। सेकंड कि ये इंट्रोड्यूस होता है अदर मिनिस्टर साहब भी कर सकते हैं इसको या प्राइवेट मेंबर कोई भी कर सकता है, लेकिन मनी बिल केवल मिनिस्टर द्वारा ही जो होता है इंट्रोड्यूस। और जो ऑर्डिनरी बिल में प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो मनी बिल होता है उसमें रिकमेंडेशन की ज़रूरत पड़ती है प्रेसिडेंट साहब की। फोर्थ है कि इट कैन बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय द लोकसभा। जो ऑर्डिनरी बिल है उसमें जो राज्यसभा है वो अमेंड भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है, लेकिन जो मनी बिल हम देख चुके हैं RNA हमारी ट्रिक है कि ये कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड द बिल, और राज्यसभा केवल रिकमेंडेशन देती है कि वो भी अब लोकसभा के ऊपर है कि वो इस रिजेक्ट को माने या मतलब रिकमेंडेशन को माने या रिजेक्ट कर दे। फिफ्थ है कि जो ऑर्डिनरी बिल है वो डिटेन कर रखा जाता है और जो राज्यसभा द्वारा कि वो 6 महीने तक उसको नो एक्शन कोई भी एक्शन ले सकती है, और इसमें ज्वाइंट सेशन का फिर प्रावधान है। लेकिन मनी बिल के केस में मैक्सिमम 14 डेज तक ही रख सकती है। और इसमें जो ऑर्डिनरी बिल है इसमें स्पीकर का सर्टिफिकेशन नहीं रिक्वायरमेंट पड़ता कि बताने के लिए कि ये ऑर्डिनरी बिल है नहीं, लेकिन मनी बिल में जो सर्टिफिकेशन है वो स्पीकर का वही लगता है कि जब राज्यसभा में बिल को भेजा जाता है। सेवेंथ है कि जब इसे प्रेसिडेंट साहब को भेजा जाता है ओनली सेंड फॉर द प्रेसिडेंट्स आई सेंड ओनली आफ्टर बीइंग अप्रूव बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। कि सेवेंथ है कि ये प्रेसिडेंट असेंट के लिए तभी भेजा जाता है इसको कि जब ये दोनों हाउस द्वारा अप्रूव कर दिया गया। अगर डेडलॉक होता है कि ड्यू टू डिसएग्रीमेंट दोनों ही हाउस में, तो एक जॉइंट सीटिंग का प्रावधान है जिसमें प्रेसिडेंट दोनों हाउस को समन करते हैं। और जो मनी बिल के केस में कि ये जब प्रेसिडेंट असेंट के लिए भेज सकते हैं अगर उसे केवल लोकसभा ही अप्रूव कर दें, बिकॉज हम देख चुके हैं कि राज्यसभा अगर अप्रूव भी नहीं करता है 14 डेज़ के अंदर बिल नहीं भी भेजता है तब भी उसे कंसिडर किया जाएगा कि वो पास हो चुका है। देयर इज़ नो चांस ऑफ एनी डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउस, कोई भी डिसएग्रीमेंट का चांस नहीं है, इसलिए कोई भी जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न मनी बिल के रिगार्डिंग नहीं है। आपको यहाँ तक पूरा ही क्लियर हो जाना चाहिए। एट्थ है कि इट डिफीट इन द लोकसभा, कि जो ऑर्डिनरी बिल अगर डिफीट हो जाता है लोकसभा के अंदर मे लीड टू द रिजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट इफ़ इट इंट्रोड्यूस बाय अ मिनिस्टर। कि अगर ऑर्डिनरी बिल भी अगर किसी मिनिस्टर दैट इज़ पब्लिक मेंबर द्वारा या गवर्नमेंट मेंबर द्वारा जिसे बोलते हैं कि इंट्रोड्यूस किया गया है, अगर वो डिफीट हो जाता है पास नहीं हो पाता तो उसका बाद इट में लीड टू द रेजिग्नेशन गवर्नमेंट का। लेकिन उस मनी बिल के केस में क्या है कि इट डिफीट इन द लोकसभा लीड टू द रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट। कि ये बेसिकली जब इंट्रोड्यूस ही मिनिस्टर द्वारा किया जाता है तो उसकी जो डिफीट है लोकसभा में उससे रेजिग्नेशन निश्चित है गवर्नमेंट का। नाइन्थ है कि इट मे कैन बी रिजेक्टेड अप्रूव और रिटर्न फॉर रिकन्सिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ऑर्डिनरी बिल को रिजेक्ट भी किया जा सकता है, अप्रूव भी कर सकते हैं और रिटर्न भी कर सकते हैं। लेकिन मनी बिल में जो हमने पढ़ा है कि प्रेसिडेंट केवल हाँ कर सकते हैं या ना कर सकते हैं, उसे रिकन्सिडर के लिए नहीं भेज सकते हैं। तो 9 पॉइंट आपको पूरे ही क्रिस्टल क्लियर हो जाने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं फाइनेंशियल बिल 1। जो फाइनेंशियल बिल 1 है वो बिल है कि कंटेन करता है नॉट ओनली एनी और ऑल मैटर, जो आर्टिकल 110 के अंदर है, जो जनरल लेजिस्लेचर के मैटर होते हैं वो भी कंसिडर करता है। तो बेसिकली जो 110 के जो प्रोविज़न है मनी बिल के प्लस जनरल लेजिस्लेचर, तो ये फाइनेंशियल बिल 1 है। फॉर एग्जांपल कि जो बिल कंटेन करता है कि जो बोरोइंग क्लोज है बट डज नॉट एक्सक्लूसिवली डील विद बोरोइंग टू रेस्पेक्ट। अ फाइनेंशियल बिल 1 सिमिलर है मनी बिल से, कैसे कि दोनों ही इंट्रोड्यूस होते हैं केवल लोकसभा के अंदर ही। जो फाइनेंशियल बिल 1 है जो आर्टिकल 117 के अंदर आता है
और जो हमारा मनी बिल है जो आर्टिकल 110 के अंदर आते हैं, दोनों ही लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, राज्यसभा के अंदर नहीं। सेकंड, इनकी सिमिलरिटी क्या है, ये दोनों ही प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बाद ही इंट्रोड्यूस होते हैं। और इन ऑल रिस्पेक्ट जो मनी बिल 1 है वो गवर्न होता है सेम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर से जो एक ऑर्डिनरी बिल पे लगता है। कि जो दो सिमिलरिटी हमने देखी है, इनके अलावा जो ऑर्डिनरी बिल जैसे गवर्न होता है ऐसे ही जो फाइनेंशियल बिल 1 है वो गवर्न होता है। हैंस उसे रिजेक्ट भी किया जा सकता है और अमेंड भी कर सकती है राज्यसभा, एक्सेप्ट ही डेट एन अमेंडमेंट अदर देन फॉर द रिडक्शन और एबोलिशन ऑफ अ टैक्स कैन नॉट बी मूव। कि जो भी मैटर जो हमने ऊपर देखे हैं कि 110 और जनरल लेजिस्लेचर की जो राज्यसभा है, इसमें एक इम्पोर्टेंट ये वर्ड है कि जो भी जनरल लेजिस्लेचर के मैटर हैं इनके रिगार्डिंग ही जो राज्यसभा है वो अमेंड ये कर सकती है कोई भी मैटर। लेकिन जो हमारे ये फाइनेंशियल बिल में जो मनी बिल के रिगार्डिंग जो प्रावधान है रिडक्शन इन टैक्सेस भी, इसके रिगार्डिंग जो राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं है। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन एक्सेप्ट डेट एन अमेंडमेंट अदर देन जो रिडक्शन और एबोलिशन का टैक्स वो मूव नहीं हो सकता आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बिना ही प्रेसिडेंट साहब के रिकमेंडेशन के। अभी क्या है कि इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट अगर दोनों ही हाउस में होता है सच बिल पे, जो प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग इसमें रख सकते हैं फॉर टू रिजोल्व द डेडलॉक जो मनी बिल में नहीं था। तो दो सिमिलरिटी बस आप ध्यान रखेंगे जो हमने ऊपर पढ़ी है कि दोनों ही लोकसभा में इंट्रोड्यूस होते हैं और प्रेसिडेंट साहब की रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है। अदर ये सेम जो ऑर्डिनरी बिल का प्रोविजंस होते हैं वो फॉलो करता है। थर्ड, इसमें हमने देखा था कि जो राज्यसभा है वो इसे रिजेक्ट भी कर सकती है, अमेंड भी कर सकती है, लेकिन जो इसका जनरल लेजिस्लेचर वाला जो प्रोविज़न है उसे ही केवल, लेकिन जो रिडक्शन इन टैक्सेस वगैरह जो भी है उसे नहीं कर सकती। और जब बिल होता है इसमें जो फाइनेंशियल बिल 1 है इसमें जॉइंट सिटिंग का प्राविधान भी हो सकता है जो अगर डेडलॉक है उसे रिजोल्व करने के लिए। जब बिल है प्रेसिडेंट साहब द्वारा के सामने रखा जाता है कि वो एसेंट भी दे सकते हैं इस बिल को, विद होल्ड भी कर सकते हैं और रिटर्न के लिए भी भेज सकते हैं। बिकॉज हम देख चुके हैं कि ये एज अ ऑर्डिनरी बिल ही लिया जाएगा एक्सेप्ट कि जो दो सिमिलरिटी हमने देखी हैं। और जो थर्ड पॉइंट आप ध्यान रखेंगे जो जनरल लेजिस्लेचर वाली पावर राज्यसभा के पास है। नेक्स्ट देखते हैं फाइनेंशियल बिल 2। और फाइनेंशियल बिल 2 में कौन कौन से प्रोविज़न है। इसमें प्रोविज़न है कि जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, लेकिन इसमें इन्वॉल्व नहीं है कोई भी मैटर जो आर्टिकल 110 में है। कि आप मान सकते हैं कि 110 की जो भी मैटर्स हैं एक्सपेंडिचर्स कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से माइनस 110 के आर्टिकल में जो भी मैटर दिए गए हैं और इसे ट्रीट किया जाता है एज ऑर्डिनरी बिल। और इन ऑल रिस्पेक्ट इसे गवर्न किया जाता है सेम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर से जो ऑर्डिनरी बिल पे लगता है। केवल स्पेशल फीचर क्या है इस बिल का कि ये पास नहीं होता दोनों हाउस के द्वारा अनलेस जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो रिकमेंड ना करें उस हाउस को कि इस बिल को कंसिडर किया जाए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये इंट्रोडक्शन में इसकी रिकमेंडेशन नहीं पड़ती प्रेसिडेंट की, लेकिन हाउस जब उसको इंट्रोड्यूस भी हो जाता है उसके बाद जब पास करने की बात आती है तब जो प्रेसिडेंट साहब की रिकमेंडेशन इस पे लगती है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। हैंस जो फाइनेंशियल बिल 2 है कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और उसकी रिकमेंडेशन जो प्रेसिडेंट की हो वो नेसेसरी नहीं है फॉर इट्स इंट्रोडक्शन। दूसरे वर्ड्स में कहें जो रिकमेंडेशन है प्रेसिडेंट की वो रिक्वायर्ड नहीं होती एट द इंट्रोडक्शन स्टेट। और लेकिन ये कंसिडरेशन जब हाउस के पास कितने ही बिल होते हैं इंट्रोड्यूस तो हो चुका, लेकिन जब वो कंसिडर कर रहा है कि उसको अब डिस्कस करेगा उस टाइम पे उसकी जो रिकमेंडेशन होती है हमारे प्रेसिडेंट साहब की वो रिक्वायरमेंट होती है। और ये रिजेक्ट भी कर सकते हैं और अमेंड भी किया जा सकता है किसी भी हाउस द्वारा पार्लियामेंट की। और अगर एग्रीमेंट भी होता है दोनों ही हाउस में तो प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग भी बुला सकते हैं कि इस डेडलॉक को रिजोल्व करने के लिए। जब बिल प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट साहब के द्वारा तो उनके पास तीनों ही ऑप्शन खुले हैं कि वो एसेंट भी दे सकते हैं, विद होल्ड भी कर सकते हैं और रिटर्न भी करते हैं फॉर द रिकन्सिडरेशन ऑफ द हाउस। तो यहाँ तक आपको पूरा ही क्लियर हो जाना चाहिए। आप देखते हैं जॉइंट सिटिंग दोनों ही हाउस की। जॉइंट सिटिंग एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मशीनरी है जो प्रोवाइड किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि जो जॉइंट सिटिंग की जो डेडलॉक होता है दोनों ही हाउस में उसे सोल्व कर सकें। और एक जो डेडलॉक होता है वो कंसिडर किया जाता है कि तब होता है कि जब 3 सिचुएशन अराइव करती हैं, तीनों नीचे दी गई हैं कि एक हाउस द्वारा पास हो गया, दूसरे में भेज दिया गया और जो बिल है उस दूसरे हाउस ने उसे ऑल टुगेदर रिजेक्ट कर दिया गया उस केस में। सेकंड कि अगर हाउस है वो फाइनली डिसएग्रीड एज टू द अमेंडमेंट कि जो अगर सेकंड हाउस में भेजा गया उसने कुछ अमेंडमेंट किया और लेकिन फर्स्ट हाउस ने उन अमेंडमेंट को नहीं माना। थर्ड है कि अगर जो इफ़ मोर देन 6 मंथ हैंड एक्लेव्स कि अगर
हमने देखा था लोकसभा ने राज्यसभा में भेजा या राज्यसभा का बिल लोकसभा में आया, लेकिन 6 महीने तक अगर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया तो वो बिल फिर जो जॉइंट सिटिंग है उसके थ्रू ही सॉल्व होगा। और इन द अबव जो 3 सिचुएशंस हैं जो बिल प्रेसिडेंट है वो समन कर सकते हैं दोनों ही हाउस को कि एक जॉइंट सिटिंग हेल्ड की जाए फॉर द पर्पज़ ऑफ डिलिब्रेटिंग और वोट की जाएगी। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने का ये है, इट मस्ट बी नोटेड हेयर डेट जो प्रोविज़न है जॉइंट सिटी का वो एप्लीकेबल है ऑर्डिनरी बिल को, फाइनेंशियल बिल ओनली, नॉट ऑन द मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, बिकॉज यहाँ पे प्रेसिडेंट को देना ही होता है ऐसे जो 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से है। और मनी बिल में डिसएग्रीमेंट होता ही नहीं है। अगर 14 डेज़ में जो तीनों हमने ऊपर कंडीशन देख रहे हैं ये हो ही नहीं सकती है, बिकॉज वहाँ पे जो टाइम पीरियड 6 मंथ नहीं है, 14 डेज़ का राज्यसभा को दिया जाता है। अगर उसमें भी वो रिटर्न या कोई भी एक्शन नहीं लेती है तो ऑटोमेटिकली कंसिडर किया जाता है कि बिल पास हो चुका है। और वही देखा जाएगा कि जो लोकसभा है उसकी ओवरराइडिंग पावर है, लेकिन वाइल जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वो पास करना ही होता है बाय ईच हाउस सेपरेटली, कि इन द रिकॉर्डिंग पीरियड ऑफ 6 मंथ कि कोई भी अकाउंट नहीं ले जाता ऑफ एनी पीरियड कि जिसमें हाउस जो है विच इन विच द अदर हाउस ऑन विच द बिल हैज़ बिन सेंड इज प्रोग और रिजर्व, कि अगर 4 दिन से ज़्यादा कोई भी हाउस का काम बंद रहा है तो उसका जो टाइम पीरियड है इस 6 महीने के दौरान काउंट नहीं किया जाता। कि कोई भी हाउस ये लेस देन 4 कि जो भी रहेगा वो टाइम पीरियड काउंट होगा, 4 से ज़्यादा अगर वो एडजॉर्न रहा तो वो टाइम पीरियड 6 मंथ में काउंट नहीं किया जाएगा। वेरी क्रिस्टल क्लियर, ये आपको पूरा ही क्लियर है। एंड इफ एनी डाउट जस्ट पुट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू विद इन 24 आवर। और प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब टू अवर चैनल 10M एक्सपर्ट, आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेंगी, तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। नेक्स्ट है कि इफ़ द बिल जो डिस्प्यूट के अंदर है वो ऑलरेडी लैप्स हो चुका, डिसोल्यूशन लोकसभा के कारण कि लोकसभा डिसोल्व हो चुकी इसलिए वो लैप्स हो चुका, तो कोई भी जॉइंट सिटिंग समन नहीं की जाएगी, लेकिन जॉइंट सिटिंग जो है वो हेल्ड की जाएगी। अगर लोकसभा ने तो डिसोल्व हो चुकी, वो कब हुई है जब प्रेसिडेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि उनका इंटेंशन कि वो अब सिटिंग रखेंगे एज द बिल डज नॉट लैप इन दिस केस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट साहब का नोटिफिकेशन नहीं है उससे पहले अगर लोकसभा डिसोल्व हो जाती है, बिकॉज राज्यसभा इज़ अ परमानेंट हाउस, वो डिसोल्व नहीं होगा। ये क्वेश्चन प्लीज़ आप यहीं क्लियर कर लें, अगर आप कमेंट में पूछें तो लोकसभा जब डिसोल्व होती है अगर प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन से पहले होती है तो जो बिल है लैप्स कर जाता है कि कोई भी जॉइंट सिटिंग का अब प्रावधान नहीं है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट ने नोटिफिकेशन दे दिया उसके बाद जो लोकसभा है वो डिसोल्व होती है तो उसमें जो जॉइंट सिटिंग है वो होनी ही आफ्टर द प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन कि उनका इंटेंशन है जॉइंट सिटिंग का। नन ऑफ द हाउस कैन प्रोसीड फर्दर विद द बिल। अगर जब प्रेसिडेंट साहब नोटिफाई करते हैं कि उनका इंटेंशन कि जो भी आपकी बात हो चुकी है अब जॉइंट सिटिंग होगी, तो कोई भी हाउस अब उस बिल के रिगार्डिंग प्रोसीड नहीं करेगा। अब जो भी बात होगी जॉइंट सिटिंग के अंदर होगी। जो स्पीकर है और लोकसभा का वो प्रिसाइड करते हैं जॉइंट सिटिंग को, दोनों ही हाउस के। और डिप्टी स्पीकर अगर वो एब्सेंट है तो ये भी ध्यान रखेंगे कि जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करता है, तो वो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, और वो भी एब्सेंट होते हैं तो जो डिप्टी स्पीकर होते हैं। अगर डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंट हैं तो जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के वो प्रिसाइड करते हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये चेयरमैन नहीं डिप्टी चेयरमैन प्रिसाइड करते हैं। अगर वो भी एब्सेंट हैं कि कोई दूसरा पर्सन जो लोग वहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं उस टाइम पे जॉइंट सिटिंग में वो प्रिसाइड करेंगे इस मीटिंग को। तो ये क्लियर है कि जो चेयरमैन है राज्यसभा के वो प्रिसाइड नहीं करते जॉइंट सिटिंग को, बिकॉज वो मेंबर नहीं होते पार्लियामेंट के। ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते बिकॉज वो एक्स ऑफिशियल ऑफिस होल्ड करते हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाते हैं राज्यसभा के, इसको ही एक्स ऑफिशियल बोलते हैं। नेक्स्ट है कि जॉइंट सिटिंग का क्योरम की मिनिमम मेंबर कितने चाहिए उसे मीटिंग को होल्ड करने के लिए, तो 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर दो हाउस के। जो जॉइंट सिटिंग है वो गवर्न की जाती है बाय द रूल ऑफ प्रोसीजर लोकसभा का, नोट ऑफ राज्यसभा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो जॉइंट सिटिंग है वो गवर्न होती है रूल ऑफ प्रोसीजर किसका, लोकसभा का, नोट ऑफ राज्यसभा। अगर बिल कोई डिस्प्यूट में है वो पास कर दी जाए बाय द मेजोरिटी ऑफ टोटल जो मेंबर होते हैं प्रेजेंट और वोटिंग है तो जॉइंट सिटिंग के अंदर, तो उसे कंसिडर किया जाएगा कि वो पास हो चुका। नॉर्मली जो लोकसभा है जिसमें ग्रेटर नंबर होता है वो इस बैटल को जीत जाती है जॉइंट सिटिंग के अंदर। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक स्पेसिफाइड किया है कि जो जॉइंट सिटिंग है न्यू अमेंडमेंट टू द बिल कैन नॉट बी प्रपोज एक्सेप्ट इन 2 केसेस, कि कोई भी अमेंडमेंट उस बिल में
अब प्रपोज नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट 2 केसेस में कि जो अमेंडमेंट है कि वही कारण थे कुछ फाइनेंस डिसएग्रीमेंट का दोनों ही हाउस में, तो अगर वही पॉइंट पे कि एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट हो रहा है तब कर सकते हैं ऐड, अदरवाइज वो नहीं ऐड होगा। सेकंड कि दोज अमेंडमेंट डेट माइट कंसिडर नेसेसरी ड्यू टू द डिले इन द पासिस ऑफ द बिल, कि जो अमेंडमेंट कंसिडर किए गए हैं नेसेसरी हैं लेकिन उन्हें ऐड नहीं किया गया कि बिकॉज डिले हो चुका था प्रोसेस उन्हें, तो दोनों ही आप ध्यान रखेंगे। और सिंस 1950 जो प्रोविज़न है जॉइंट सिटिंग का वो केवल 3 बार ही इन्वोक किया गया है, और उसके जो 3 दिए गए हैं कि डाउरी प्रोहिबिशन बिल 1960 में किया गया था फर्स्ट टाइम, नेक्स्ट है बैंकिंग सर्विस कमीशन जो 1977 का था, थर्ड है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 का। अब नेक्स्ट है बजट इन पार्लियामेंट, ये उसकी